Good morning, students. Today we shall discuss about the van der Waal equation. In this chapter, you have also learned a lot of about the van der Waal interactions. So, van der Waal was a scientist, and he did a very important work for the study of nature of gases. And we know that for an ideal gas equation, not any gas follow that. Most of the gases generally show deviation from that. जितनी भी गैसेस हैं वो सारी गैसेस हमारी क्या हैं, रियल गैसेस हैं. और कोई भी गैस 100% आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या है, PV = nRT है ना, उसको फॉलो नहीं करती नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर. कोई भी गैस PV = nRT को फॉलो नहीं करती है. तो अब ये रिक्वायरमेंट आ गई कि जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी है ना, एक तो उसमें करेक्शन किया जाए, उसको हम नए सिरे से जो वास्तव में रियल गैसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग इसको स्टडी करें. और दूसरा जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है ना, वो डेवलप किया जाए किसके लिए, रियल गैसेस के लिए, ना कि आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन था, क्योंकि उससे तो सारी गैसेस डेविएशन शो कर रही थी है ना. तो अभी हमने लास्ट क्लास में ये भी बात की कि जो जितने भी हमारे जो गैसेस हैं वो किस कंडीशन में आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं है ना, वो हमें पता चला. अब यहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि वो कंडीशन कैसे क्रिएट हो सकती हैं और क्या कोई ऐसा इक्वेशन है जो रियल गैसेस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर है ना हम उसको अप्लाई कर सकें. तो देखिए, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस थी उसमें 2 जो हमारे अजम्पशंस थे है ना, उसके पोस्टुलेट थे. जैसे पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं है ना, और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है ना. और दूसरा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, और उनका जो वॉल्यूम है पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है, वो नेग्लिजिबल होता है ना. तो ये उनके जो अजम्पशंस थे वो क्या हुए, यहाँ पर जब रियल गैसेस को स्टडी किया तो वो रॉन्ग प्रूव हुए. फर्स्ट क्या है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. अगर ये कंटेनर है हमारा और इसके अंदर हमने एक गैस फिल की हुई है ना, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि इसका जो वॉल्यूम है ना, वो एक्चुअल में क्या कहता है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस है दैट इज़ नेग्लिजिबल एज़ कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस है ना, वो कैसा माना गया है, वो नेग्लिजिबल माना गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. किस में, आइडियल गैस इक्वेशन में. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में हम देखें तो भले ही इस पूरे का जो वॉल्यूम है वो मान के चलिए 100 ml है, और हमने इसके अंदर अगर गैस ले ली कितनी, 20 ml, यानी एक जो पार्टिकल है उसका कुछ वॉल्यूम है, उस सब को हमने मिलाया तो वो 20 ml अगर वॉल्यूम हो गया तो क्या 20 100 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, कभी नहीं होगा है ना. तो ये एक काइनेटिक थ्योरी जो हमने आइडियल गैसेस के केस में मानी थी उसका एक अजम्पशंस था जो कि गलत प्रूव हुआ. सेकंड, इन्होंने क्या बोला कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं है ना, ये जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है. और जब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता, ये किसका मानना था, आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का. लेकिन जो वान डर वाल थे, वान डर वाल
जो साइंटिस्ट थे, है ना, उनका एक अगर हम स्टडी पैटर्न देखें, जो उनके ऑब्जर्वेशन या रिसर्च का जो वर्क था, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो क्या कि उन्होंने उन फोर्सेस के बारे में बात की जो कि बहुत वीक फोर्स होते हैं, है ना, जैसे लंदन फोर्स हो गया, वान डर वाल फोर्सेस हो गए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो गए, इन डिस्पर्सन फोर्स हो गया। इन फोर्सेस के बारे में उन्होंने बात की, यानी जो नेग्लिजिबल जनरली होते हैं इन कंपैरिजन टू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो उन नेग्लिजिबल और वीक फोर्सेस को उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पर उनको, यानी हम कह सकते हैं कि लार्ज फॉर्म में उनको स्टडी किया, है ना। तो अब जब उन्होंने वहाँ स्टडी किया तो उसी तरीके से उन्होंने जो रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस के एक्चुअल नेचर को भी स्टडी किया, है ना। रियल गैस किस तरीके से बिहेव करती है, क्या उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे हम यहाँ बात करें कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का कुछ वॉल्यूम होता है, हम उसको नेग्लिजिबल कैसे कर सकते हैं, ये उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया। सेकंड, उन्होंने बोला कि कोई भी हमारा एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी गैस हो, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो वर्क करेगा। आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा, कोई बात नहीं है, पर वान डर वाल फोर्स तो होंगे, डिस्पर्सन फोर्स तो होंगे, डाइपोल डाइपोल होंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होंगे, या फिर दोनों इंड्यूस्ड डाइपोल होंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली। तो ये जब 2 पॉइंट्स उन्होंने पकड़े, उसके बाद जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो सकता था, है ना, उसका एक क्या हुआ, यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। तो देखिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हमारी क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या है, PV इक्वल टू, अगर 1 मोल ले लें, है ना, तो देन इट इज़ RT, प्रेशर, वॉल्यूम और जो होता है हमारा वो टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये 2 पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर 2 करेक्शन करेंगे। एक करेक्शन हम करेंगे प्रेशर में और दूसरा करेक्शन करेंगे हम वॉल्यूम में, ठीक है। 2 करेक्शंस यहाँ पर किए जाएंगे। जब ये करेक्शन हो जाएंगे तो उसके बेसिस पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन आइडियल गैस के लिए तो खैर काम करेगा ही, और आइडियल गैस तो कोई होती नहीं है, हमें किसके लिए चाहिए, रियल गैस के लिए। तो वो जो इक्वेशन होगा वो किसके लिए होगा, रियल गैसेस के लिए होगा। तो फर्स्ट जो करेक्शन है दैट इज़ वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम कौन सा, PV इक्वल टू RT। इसमें जो वॉल्यूम इन्होंने लिया उसमें हमें करेक्शन करना था। वहाँ क्या माना गया कि वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम पूरे कंटेनर, ये जो वॉल्यूम है किसका है, कंटेनर का वॉल्यूम है ये, है ना, पूरे कंटेनर का। कोई भी हमने जिसमें गैस लेकर के बंद कर रखी है, जैसे सिलेंडर है ना, LPG का सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ये वॉल्यूम है, और उसमें जो गैस भरी हुई है ना, उसका जो वॉल्यूम होता है, उसके एटम्स का सारे एटम मान के चलिए उसके अंदर 6.022 × 10⁻24 पार्टिकल्स हैं। तो उन सारे पार्टिकल्स का, एटम्स का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या माना गया, नेग्लिजिबल माना। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि अगर एक पार्टिकल हमारा ये है, ये गैस का एक पार्टिकल है ना, इसी तरीके सारे पार्टिकल होंगे। अगर हम इसका नेग्लिजिबल मानते हैं और सारे पार्टिकल्स का नेग्लिजिबल मानते हैं, तब तो PV हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक जो हमारा एटम है उसकी रेडियस मान के चलिए कितनी है, R। इसकी रेडियस कितनी है, R, है ना, और ये दूसरा है, उसकी रेडियस कितनी है, R। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक्चुअल में क्या करते हैं कि अपनी दोनों की रेडियस के बराबर जो सर्किल होता है उस सर्किल को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये पार्टिकल आ गया तो इस डिस्टेंस में कोई दूसरा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक जो हमारा एटम है उसके लिए जो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम है वो ये नहीं होगा, बल्कि उसके लिए वॉल्यूम कितना होगा, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, इन दोनों रेडियस को मिला कर के जो सर्किल हम एक ड्रॉ करेंगे, ये वॉल्यूम इफ़ेक्टिव वॉल्यूम होगा एक एटम के लिए, ठीक है।
तो जब हम यहाँ देखते हैं तो देखिए पहले इसका अगर हम एरिया निकालें तो वो क्या होता, वॉल्यूम निकालते एक एटम के लिए तो वो क्या होता 4/3 पाई आर क्यूब। ये इनिशियल केस था, है ना, जब हम ये मान रहे थे कि एक हमारा जो एटम है वो केवल अपने वॉल्यूम के बराबर ही एरिया को कवर करता है ना। लेकिन बाद में जो हमारा इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो अब जो रेडियस हो गई इसकी कितनी हो गई, इसकी तो हो ही गई, साथ में जो दूसरा एटम है ना उसकी भी रेडियस को मिला करके ये वाली रेडियस हो गई, यानी 2r हो गया। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई और 2r क्यूब, है ना, 2r क्यूब। तो ये तो कैंसिल हो गया, आर क्यू से आर क्यू का कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1/2 का क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो गया 1:2:2 इंटू 8। यानी अब जो वॉल्यूम हमारा चेंज हो गया, पहले अगर वॉल्यूम हमारा v था तो न्यू वॉल्यूम कितना हो गया 8v। एक एटम का जो वॉल्यूम होता है ना, जो ऑक्यूपाइड होता है एक एटम के थ्रू, जैसे मान के चलिए आप खड़े होंगे तो क्या आपको खड़े होने के लिए केवल आपके जो लेग्स हैं यानी आपके जो पंजे हैं, क्या आपको उतनी स्पेस दे दिया जाए तो आप खड़े हो जाएंगे? कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। आपको कम से कम इतना स्पेस चाहिए होगा जितनी आपकी वेस्ट है ना, आपके हैंड्स हैं, है ना, हैंड्स आप आसानी से फैला सको। तो उसी तरीके से इसमें वाइब्रेशंस होते हैं गैस में, है ना, कई टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं, रिपल्सन्स होते हैं। उन सब को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम एक एटम का कितना आता है 8v आता है, ठीक है। तो अब अगर हम पूरे कंटेनर की गैस के कंपैरिजन में इसके जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उसके वॉल्यूम को क्या हम अब नेग्लिजिबल मान सकते हैं? नहीं मान सकते, ठीक है। तो PV = RT, इसमें एक करेक्शन आ गया, किसमें? वॉल्यूम में, है ना। यानी अब जो देखिए पहले जो गैस पार्टिकल्स को मूवमेंट करने के लिए जो स्पेस था वो कितना था v, और v क्या है? इस कंटेनर का वॉल्यूम। लेकिन अब हमने क्या बोला कि इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं भाई उनका भी कुछ वॉल्यूम होगा, है ना। मान के चलिए वॉल्यूम कितना है v, स्मॉल v, है ना। तो अब इस पार्टिकल्स को यहाँ पर मूव करने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल होगा? जैसे मान के चलिए आप एक प्लेग्राउंड में खेलते हैं, ये एक प्लेग्राउंड है ना। अब इस प्लेग्राउंड में यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं। क्या करते हैं? वो बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और आपको क्या खेलना है? आपको फुटबॉल खेलना है। तो आप कितने स्पेस में खेल पाएंगे, है ना। अगर ये पूरा एरिया हमारा 100 है और उसमें से इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया 20, तो आपके पास कितना अवेलेबल रह गया? 80, ठीक है। बिल्कुल सेम केस यहाँ पर है कि पूरा गैस का वॉल्यूम कितना है? कैपिटल V। उसमें से जो इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल जो एटम है, उनका जो वॉल्यूम है वो कितना है? स्मॉल b, है ना। तो अब जो पार्टिकल्स इसके अंदर हैं उनको फ्रीली मूव करने के लिए जो स्पेस अवेलेबल है वो कितना हो गया? दैट विल बी हाँ, वो हमारा कितना हो जाएगा? V - B, ठीक है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन था उसमें एक करेक्शन हमारा हो गया वॉल्यूम करेक्शन। वो करेक्शन क्या हुआ कि V की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? V - B, फर्स्ट चेंज हो गया। अब हम बात करेंगे, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर ये आपका एक्सप्लेन किया गया। जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? V - B। जो कैपिटल B है वो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है और B हमारा वॉल्यूम में करेक्शन है। अगर हमने n मोल गैस ली है तो n से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? V - NB। अब सेकंड जो करेक्शन है दैट इज़ प्रेशर करेक्शन, है ना। प्रेशर करेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
तो देखिए जो आइडियल गैस इक्वेशन था उसमें क्या माना गया था कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता और वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना। जैसे ये एक पार्टिकल है तो ये पार्टिकल क्या करेगा, पूरी तरीके से यहाँ पर सभी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये फ्री है हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो प्रेशर होता है कैसे क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने के लिए क्या ज़रूरत है कि एक जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल जैसे इस बॉल से कोलाइड करेगा, है ना, जब ये पार्टिकल इससे कोलाइड करेगा तो ये इस बॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। और जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था उसमें ये माना गया था कि जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ और जो इलास्टिक उनमें कोलिजन्स होते हैं उसकी वजह से वो कोलाइड करते हैं। उसमें एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता, कोई उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, गैस या रिपल्सन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पोलर है या नॉन पोलर है ना। अब मान के चलिए ये जो पार्टिकल है ये जा रहा है वॉल पर क्या करने के लिए, उसको कोलाइड करने के लिए, ठीक है। और ये पार्टिकल इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एज पर रियल गैसेस में अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। तो ये जितनी पावर के साथ इसको क्या करेगा, कोलाइड करेगा, है ना, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग। तो क्या ये रियल गैस में उतनी पावर के साथ कर पाएगा। मान के चलिए ये जो पार्टिकल है ये इससे कोलाइड करता है ना, 10⁻⁻⁴ न्यूटन के फोर्स से। लेकिन जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो क्या ये इतनी पावर के साथ इसको कोलाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जो इफ़ेक्टिव प्रेशर है PI, जो अब इफ़ेक्टिव प्रेशर P इफ़ेक्टिव, वो जो हमने P आइडियल में लिया था, क्या ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा, बल्कि ये इससे क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। वो मान के चलिए कितना कम हो जा रहा है, X पार्ट कम हो जा रहा है। देखिए इसके लिए एक मैंने डायग्राम लिया है, आप उसको देखिए, उससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक तो देयर इज़ नो फोर्स अमंग गैस पार्टिकल, है ना, ये माना गया था वहाँ पर कि कोई फोर्स नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में कौन सा फोर्स होता है उसके बीच में, वो फोर्स हमारा होता है अट्रैक्शन फोर्स, है ना, या रिपल्सिव फोर्स, वान डर वाल फोर्सेस होते हैं, पोलर फोर्स होते हैं, है ना, नॉन पोलर या इंडक्टिव फोर्सेस, सारे तरीके के वीक फोर्सेस जो होते हैं वान डर वाल, वो यहाँ पर वर्क करते हैं। तो देखिए हम यहाँ बात कर रहे थे ये जो हमारा प्रेशर है ना, ये इफ़ेक्टिव प्रेशर है। क्या ये प्रेशर जो आइडियल गैस में हमने PV = RT लिया था, है ना, क्या ये उसके बराबर होगा, ये नहीं होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, इससे कुछ कम हो जाएगा, X पार्ट। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये पार्टिकल यहाँ वॉल पर टकराने वाला था, लेकिन ये पार्टिकल इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्ट करने पर जो फोर्स होता है या जो प्रेशर होता है वो आइडियल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड थिंग जो यहाँ पर है ना, कि ये X किस बात पर डिपेंड करता है, वो यहाँ पर हम बात करेंगे। है ना, सेकंड थिंग क्या है कि जो हमारा प्रेशर है वो किस बात पर डिपेंड करता है, X। जो करेक्शन वाला पार्ट है वो हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डेंसिटी पर,
है ना। डेंसिटी हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और पर यूनिट वॉल्यूम हमारा कौन सा हो जाएगा, पूरा प्रेशर, पूरा वॉल्यूम किसका, कंटेनर का। मान के चलिए पूरा जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम हमारा कितना है, V। ये जो पूरा कंटेनर है ना, इसका वॉल्यूम कितना है, कैपिटल V। अब जो डेंसिटी होगी वो हमारी किस पर डिपेंड करेगी, m/v पर। V हमारा पूरा कंटेनर का वॉल्यूम हो गया, m क्या है, जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अब देखिए जो ये पार्टिकल वॉल की तरफ जा रहा है ना, उसकी भी हम डेंसिटी लेंगे और दूसरी उसकी भी डेंसिटी लेंगे जो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, और m को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, m को मतलब मास को हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो D इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, D इक्वल टू n/v, ये वाला है ना। और क्योंकि हमने क्या किया, दो पार्टिकल्स के लिए लिया है, एक पार्टिकल हमारा कौन सा है, जो वॉल से टकराने वाला है, दूसरा हमने वो पार्टिकल्स लिया जो क्या कर रहा है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने n/v का स्क्वायर ले लिया, और क्योंकि ये इस पर प्रोपोर्शनल साइन है ना, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे, दैट इज़ a। और ये कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, a इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप, जो प्रेशर है हमारा, इफ़ेक्टिव प्रेशर जो आइडियल प्रेशर है उससे कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो जितनी पावर के साथ वॉल से टकराने वाला होता है उतनी पावर से वो वहाँ पर टकरा नहीं पाता है ना, उससे कोलाइड नहीं कर पाता। ये बिल्कुल उस तरीके से मान के चलिए कि आपसे बोला जाए कि आप रेस लगाइए, है ना, तो आप जब रेस स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट को आप टच करने वाले होते हैं, उसी ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपके पीछे एक टायर बांध दिया जाता है ना, बड़ा हैवी जो ट्रैक्टर का टायर होता है ना, छोटा वाला जो ट्रैक्टर का टायर होता है वो आपके कमर से बांध दिया। अब आपसे बोला जाए कि आप उस टारगेट को छू करके आइए, तो दोनों कंडीशंस आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन में आप तेज़ उस चीज़ को पकड़ पाओगे या सेकंड वाली में, है ना। तो जो टायर वाली कंडीशन होगी तो वहाँ पर आप धीरे से जा पाओगे, है ना, थोड़ा स्लो जाओगे आप। क्यों, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो एक तरीके से उस टायर को खींचने में भी कहीं ना कहीं यूज होगा। तो वही केस यहाँ पे PR हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, PI डिक्रीज़ हो जाता है। P आइडियल कितने टाइम हो जाता है, x टाइम। तो x हमारा किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर, और डेंसिटी हमारा किस पर डिपेंड करेगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्योंकि क्या है, हमारे मोल्स हैं, है ना, कितने मोल्स हैं, तो वो हम ले लेंगे n/v। अब क्योंकि टू टाइप्स के म्यूचुअल कोलिजन होते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो दैट विल बी n/v का होल स्क्वायर। उस पर ये x हमारा डिपेंड करता है। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक a आ जाएगा। ठीक है, तो a किसके लिए है, जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, a किसके लिए, अट्रैक्शन फोर्स के लिए, और b किसके लिए जो आया था वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम करेक्शन के लिए था। ठीक है, तो ये प्रेशर में ये करेक्शन यहाँ पर आ गया, तो P इफ़ेक्टिव विल बी इक्वल टू P आइडियल माइनस x। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, यानी PI जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में लिया था वो हमारा क्या था, दैट वाज प्रेशर PI। तो PI यहाँ से क्या निकल के आएगा, PI यहाँ से निकल के आएगा, अभी तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी x की इस जगह पर, a/n²/v। ठीक है, ये हमने माइनस करके इसको रख दिया। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो यहाँ से PI की वैल्यू क्या आ जाएगी, PR + a/n²/v। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये जो आपका लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन दिया कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और फिर यहाँ से P इफ़ेक्टिव हमने PI के टर्म में और जो करेक्शन है उसके टर्म में निकाला, फिर हमने इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, PI।
पी आई इक्वल टू पी आर प्लस ए एन अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर करेक्शन हो गया। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो अब जो प्रेशर करेक्शन है वो हमारा यहाँ पर ये आ गया, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये प्रेशर करेक्शन हो गया। देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, पी वी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो प्रेशर करेक्शन हमारा क्या हो गया, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ए, और अगर हम मोल्स के टर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। और जो सेकंड है हमारा वॉल्यूम करेक्शन, V की जगह पर क्या आ जाएगा, V माइनस एन बी। और जो अगर मोल्स के टर्म में लेंगे तो आर टी की जगह पर एन आर टी। तो देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये वॉन डेर वाल साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया है ना। वॉन डेर वाल का गैसियस नेचर को स्टडी करने में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने देखिए डिफरेंट टाइप के फोर्सेस बताए, और जो रियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन भी उन्होंने ड्राइव किया है ना। ये अगर वैसे आप देखेंगे तो आप घबरा सकते हैं इस इक्वेशन को देख करके, है ना, लेकिन अगर आप इसको समझ गए है ना कि ये क्यों दिया हुआ है, तो ये बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर जो एक तो प्रेशर में करेक्शन आया, क्या आया, एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ए, ये प्रेशर करेक्शन है। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। दूसरा हमारा वॉल्यूम में करेक्शन आया, वो क्यों आया, क्योंकि जो वॉल्यूम का जो गैसेस का वॉल्यूम हमने नेग्लिजिबल लिया था, वो एक्चुअल में क्या है, इनके बीच में वर्क करता है, और वो 1/8 टाइम होता है। ये क्या होता है, 8 टाइम, इस वजह से हम उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी का ही ये मॉडिफाइड और रियलिस्टिक फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो कांस्टेंट आ गए, एक ए आ गया, एक बी आ गया। तो ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए हमारा बताता है कि उनके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, पार्टिकल्स कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और बी हमारा साइज बताता है किसका, गैस का, है ना, गैस के एटम्स का। इनकी ये यूनिट है, यूनिट आप देख सकते हैं, इनकी जो वैल्यू है ना, ये 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 होती है ए, और बी की होती है 10⁻⁻2 टू 10⁻⁴। अब देखिए जो डेविएशन आ रहे थे हमारा, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। जैसे हाइड्रोजन और दूसरी हीलियम गैस थी, वहाँ आपने देखा था उन गैसेस को हम लिक्विफाइड ही नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारा जेड और पी में जो ग्राफ था, ये आइडियल गैस वाला ग्राफ था, तो वो जो गैस थी वो यहाँ से सीधी जा रही थी, है ना। कहीं भी वो जेड उनके लिए न तो आइडियल गैस के इक्वल हो रहा था, ना ही लेस हो रहा था, है ना। जेड वहाँ पर क्या था, 1 से ज़्यादा आ रहा था। तो उस वाले गैस केस में क्या होता है कि जो हमारे ए बहुत स्मॉल होता है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता। हाइड्रोजन हीलियम जो गैस हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, पी वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। जो प्रेशर करेक्शन है वो यहाँ से हट जाएगा जब उनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है ना। तो वो आइडियल गैस की फर्स्ट वाला जो अजम्पशन था, हम कहते थे कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई अजम्पशन नहीं होता, तो उसको फॉलो करती हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी। अब पी वी इक्वल टू क्या हो गया, आर टी प्लस पी वी, रीअरेंज हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए इस वाले इक्वेशन को समझ लीजिए आप। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पूरे में आर टी से डिवाइड कर देंगे। तो पी वी अपॉन आर टी इक्वल टू आर टी अपॉन आर टी प्लस पी वी अपॉन आर टी। ठीक है, पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया, आर टी से डिवाइड कर दिया। अब ये जो टर्म होता है पी वी अपॉन आर टी, ये क्या होता है, जेड होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। और पी वी अपॉन आर टी, ये हमारा ये कांस्टेंट आ गया। तो ये वाला इक्वेशन हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया जब हमने इसको आर टी से डिवाइड कर दिया।
अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो जेड की वैल्यू आइडियल गैस के लिए कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ऐड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, प्लस आर टी पी वी अपॉन आर टी। तो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, है ना। और जब जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो उनको हम क्या कर सकते, उनको हम लिक्विफाई आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखिए 2 केस और यहाँ पर लेंगे। एक लो प्रेशर का केस लेंगे, जब प्रेशर हमारा क्या है, कम है। जब प्रेशर कम होगा तो उस वाले केस में देखिए, समझना इस बात को, ये हमारे पार्टिकल हैं और इसके बीच में प्रेशर कम है। जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम हाई है। और जब वॉल्यूम हाई होता है तो, और हमें पता है कि गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो आसानी से एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो उस वाले केस में उनके बीच में जो उनका वॉल्यूम होगा वो पूरे गैस के कंटेनर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो बी वाला फैक्टर है उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो वॉन डेर वाल इक्वेशन है वो केवल किसको शो करेगा, प्रेशर करेक्शन को। अब इसको हमने देखिए मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले गए, तो पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन बी, और आर टी को इसके नीचे ले आए, या नहीं सॉरी, आर टी से हम पूरे में डिवाइड कर देंगे, पूरे में डिवाइड करेंगे तो पी वी अपॉन आर टी जेड हो जाएगा, और आर टी से आर टी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये ए अपॉन आर टी वी आ गया। तो इस वाले केस में क्या होगा, जेड हमारा कम हो जाएगा, किससे, जेड हमारा 1 से कम हो जाएगा। और जब जेड की वैल्यू 1 से कम होगी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें यहाँ पर एक डीप गैप मिलेगा इस तरीके से। ये जेड की वैल्यू है तो जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। तो ये वाला जो जोन है हमारा, है ना, ये जोन क्या कहता है कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा और वो आसानी से क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, ठीक है। जेड की वैल्यू लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पर क्या होती है हमारी, जेड से 1 हो जाएगी, जेड से सॉरी कम हो जाएगी यहाँ पर। अब हम हाई प्रेशर की बात करेंगे। तो हाई प्रेशर में देखिए क्या होता है, जो प्रेशर वाला टर्म है, जो फर्स्ट वाला केस हमने स्टडी किया था वही वाला केस यहाँ पर आ जाएगा, जो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है। एक हाई टेम्परेचर वाला केस है। हाई टेम्परेचर वाले केस में हमारे जो ए अपॉन बी स्क्वायर और बी दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब हमारा जो ये होगा पी वी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर गैस हमारी क्या होगी, जो आइडियल गैस वाली कंडीशन है उसको फॉलो करेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या आई कि टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जब हाई टेम्परेचर होगा तो उस वाले केस में क्या होगा कि गैस बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे वो वहाँ पर कम काम करेंगे। और दूसरी बात, वो इतनी तेज़ी से, और जितना भी वॉल्यूम होगा, है ना, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस वजह से पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में, होल कंटेनर के कंपैरिजन में जो एटम्स हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जो 2 कंडीशन वॉन डेर वाल ने मानी थी वो दोनों फिर वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। कब, केवल हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा यहाँ पर हमने स्टडी किया वॉन डेर वाल इक्वेशन कैसे ड्राइव हुआ। उसमें 2 करेक्शन हुए, एक वॉल्यूम का करेक्शन हुआ। वॉल्यूम का करेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि उनके बीच में उनका जो वॉल्यूम है, सॉरी पार्टिकल्स का, वो नेग्लिजिबल नहीं होता है, इस वजह से वॉल्यूम हमने करेक्शन किया। सेकंड प्रेशर करेक्शन किया, वो इस वजह से किया क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है। और किन किन कंडीशन पे जो वॉन डेर वाल फोर्स है उसमें चेंजेज होते हैं वो हमने यहाँ पर देखे। एक हमने ये भी देखा कि वॉन डेर वाल फोर्स को हम आइडियल गैस इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ क्लियर हो गया। अच्छा, एक केस और यहाँ पर कि रियल गैस और आइडियल गैस, है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो रियल गैस क्या है, जो हमारी दे फॉलो ऑल गैस लॉज अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। रियल गैस, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, उसको केवल कब मानेगी, हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर।
जबकि आइडियल गैस सब पे मानती है। और ये गैसेस हाइपोथेटिकल हैं, कंसेप्चुअल हैं, एक्चुअल में कोई गैस आइडियल नहीं है, ये रियल गैसेस होती हैं। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना, वो नेगलेक्ट नहीं हो सकता रियल गैस में। और यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल माना गया था। वॉल्यूम यहाँ पर नेग्लिजिबल नहीं हो सकता रियल गैस में, जबकि यहाँ पर उसको नेग्लिजिबल माना गया। और सबसे बड़ा करैक्टरिस्टिक जो फीचर है ना, जो आइडियल गैसेस हैं वो PV = nRT को मानती हैं, और जो रियल गैसेस हैं उनके लिए वॉन डेर वाल ने एक स्पेशल है ना इक्वेशन ड्राइव किया, दैट इज़ P + AN²/V² और V - NB = nRT, ठीक है, जिसको हम वॉन डेर वाल इक्वेशन कहते हैं। इसको आप कम से कम 2 टाइम प्रैक्टिस करिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके जो डायमेंशंस हैं A और B की, और इनका इम्पोर्टेंस है ना, उसको भी आप प्रैक्टिस करिए।